नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2022 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो इस शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे एक यूनिक अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत कुछ मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो इतना मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ यहां से लेके जाने वाले हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इस टर्म की निकालनी है, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 5x क्यूब। तो आप समझ जाओ कि जब भी आपको इस टर्म में कोई वैल्यू दी हो तो या तो वो x प्लस 1 अपान एक्स के टर्म में बनेगी या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर के टर्म में बनेगी। तो यहाँ पे आप अगर इसको ध्यान से देखो तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हम 5x माइनस का 5x से इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर x को नीचे लाएं तो ये x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना बचा हमारे पास, 5। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ गए। अगर ये चीज़ आपको आती है तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को समझ सकते थे, ये यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना आएगा, 5। आप तुरंत इसको देखते तो समझ जाते कि ये माइनस का 5x उधर जाएगा और ये बटे में आएगा तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम अगर 1/5 अलग कर लें तो एक्स क्यूब से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये x की पावर 6 को x की पावर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, x की पावर क्यूब, और x की पावर 4 को x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, x, यहाँ पे 1 अपान एक्स और यहाँ पे क्या होगा 1 अपान एक्स क्यूब। तो ये एक्चुअल में हमारे पास जो आया वो क्या आया कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब और प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स। तो इन दो टर्म की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखो इस चीज़ को कि अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर स्क्वायर करो और 2 घटा दो यानी कि 23 आएगा। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखो। उसके अलावा x की पावर क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान डायरेक्ट याद रखो, कैसे आएगा, 5 की पावर क्यूब करो और उसमें से 3 × 5 यानी कि 15 घटा दो यानी कि 110 आएगा। और x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2525 होगा। ये इतना डाटा आप याद रखो कि अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 23 होगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, 110 होगा। और x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 कितना होगा, 2525 होगा। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप 1/5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 110 और x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना है, 5 है। तो ये टोटल आपका कितना हुआ, 115। 115 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 तियां 15 यानी कि 23 आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, आप इसे मौखिक भी कर सकते थे, कैसे, और यही आपको अप्रोच लगानी भी है कि यहाँ से देखा हमने कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना आ गया, 5 आया। तो बस हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 को सेपरेट कर लिया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स। तो डायरेक्ट कितना, 110 प्लस 5 115 बटे 5 यानी कि 23। डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते थे। अगला को पूछा गया है कि जब 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की रेट आपको निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 2500 रुपये की धनराशि है, 8 साल में कितनी हो रही है, 3750, यानी कि 8 साल में जो ब्याज मिलता है आपको वो कितना मिलता है, 1225। तो 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो मूलधन का जितना परसेंट होगा वही मूलधन की रेट आप, जो साधारण ब्याज है उसकी रेट ऑफ परसेंट होगी। तो 1 साल में यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 1225 यहाँ पे कितना होगा आपका, 1225 बटे 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालनी है तो क्या होगी, 1225 बटे 8 और ये 2500 का जितना परसेंट होगा वही आपकी रेट ऑफ परसेंट होगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 से काटेंगे 25 चक्कू 100 और 25 नमा कितना होगा, 225। 8 से काटेंगे 8 छंग 48, कितना बच्चा 1
फिर 8 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि ये आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू जो है काम छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया। पूरा काम कितने दिन में हुआ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए पी और क्यू है, पी किसी काम को 15 दिन में करता है, क्यू जो है वो 10 दिन में करता है। तो इनके जो काम करने का जो टाइम है, टाइम का रेशियो कितना है? अगर इसे हम 5 से काटें तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 का होगा। तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका? इफिशियंसी यानी कि क्षमता का जो रेशियो होगा वो 2 और 3 का होगा। तो अगर टोटल वर्क निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 15 दूनी 30 या 10 तियां 30। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30। अब देखो जो दोनों हैं वो कितने दिन तक काम करते हैं? 2 दिन तक। तो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो लड्डू कितने बने एक दिन में? 5। तो 2 दिन में कितने बने? 5 दूना 10, यानी कि 10 लड्डू बन गए। तो बचे कितने? 30 माइनस 10, यानी कि 20 लड्डू बचे बनाने के लिए। और जब क्यू चला गया तो ये सारे के सारे लड्डू पी को बनाने पड़ेंगे। पी एक दिन में 2 बनाता है, तो 20 बनाने में कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। ये तो 10 और 2 टोटल टाइम कितना लगा? 12 दिन। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि 2 दिन के बाद क्यू काम छोड़ देता है, तो जो काम छोड़ दे उसे काम से निकाल ही दो। तो 2 दिन में इसने क्यू ने कितना काम किया होगा? 3 दूना 6। तो 6 अगर काम इसका निकाल देंगे तो बचा काम कितना? 24। यानी कि जब हमने क्यू को निकाल दिया तो सारा का सारा जो टोटल वर्क है वो हम पी से ही करा रहे हैं। तो पी को इस काम को करने में कितना समय लगेगा, जबकि एक दिन में 2 लड्डू बनाता है? 12 दिन। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए होंगे। यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी से लगाया, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनका एलसीएम ले लो, फिर यहाँ पे 2 और 3 आएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। ये 2 पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर कितना है? 42 रन है। एक पारी में उच्चतम स्कोर कितना है? तो सबसे पहले देखो डिफरेंस कितना है उनके रनों का, यानी कि a माइनस बी लिख लेते हैं। कितना है? 157। अब देखो 27 पारियों का जो एवरेज है वो कितना है? 47 है। 2 पारियां निकाल दी तो बची कितनी पारी? 42, और एवरेज कितना है? 42। तो यहाँ पे कितने की कमी हुई? 2 की कमी हुई। और यहाँ पे कितने की कमी हुई? 5 की। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा क्या? इन 2 पारियों में जो बने हुए रन है उनका सम आएगा। तो सम पता है, डिफरेंस पता है, तो हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअली। या दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? ये जो 2 पारियां हैं इनका योग कितना है, यानी कि इन 2 पारियों में बने हुए रन कितने हैं टोटल। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो 47 को अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम 5 को 27 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 135, और ये कितना आएगा? माइनस का 84। माइनस का मतलब क्या है? ये निकाली गई जो पारियां हैं 2, तो माइनस छोड़ देंगे। तो ये टोटल कितना हुआ आपका? 5 4 9, 42 दूनी कितना होगा? 84। तो ये 5 4 9, और यहाँ पे 8 3 11, और यहाँ पे कितना हुआ? 2। ये कितना हुआ? 219। यानी कि इनका जो सम है वो कितना है? 219 है। और जो डिफरेंस है वो कितना है? 157 है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, अगर हमें 2 संख्याओं का योगफल पता है और उनका अंतर पता है तो बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? इन दोनों को बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो जोड़ के आधा कर देंगे। तो जोड़ के आधा करो भाई, 219 प्लस 157 बटे 2, यानी कितना आएगा? 9 7 16, और हासिल लगा 1, 5 और 1 6, और 1 कितना हुआ? 7, और 2 और 1 कितना हुआ? 3। जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 188। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे अगर दोनों का अंतर 157, यानी कि एक को दूसरे से 157 ज़्यादा देने हैं, तो 2 लोगों के बीच में अगर हमें पैसा बांटना है, मान लेते हैं एक ए है और एक बी है, मान लेते हैं दूसरा है। ठीक है, तो इसको हमने 57 दिए, ज़्यादा दिए, इसको 0 दिया, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 157 हो गया। अब यहाँ पे जो बचा पैसा है 157 इसमें से घटा के कितना बचेगा आपका? 62 बचेगा। तो वो इन दोनों में बराबर बराबर बांट दो, 31 31। तो इसको कितना मिल जाएगा? 188, और इसको कितना मिलेगा? 31। तो अगर सब कम पूछे कि जो निम्नतम स्कोर है वो कितना है, वो 31 हो जाएगा, और जो मैक्सिमम स्कोर है वो कितना हो जाएगा? 188। तो लगा सकते हैं आप। ठीक है, या आप ये तरीका याद रखो, हमेशा ये चीज़ काम आएगी कि अगर आपको 2 संख्याओं का अंतर पता है और योग पता है, तो बड़ी अगर संख्या निकालनी है तो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे। तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a बटे 2, यानी कि a आ जाएगा, यानी कि बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है तो घटा के आधा कर देंगे।
तो समझ पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 रुपये की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूट पे क्या अंतर होगा, यानी कि बस आपको जो इनकी छूट का डिफरेंस है वो आपको निकालना है। तो 30% का तो डिस्काउंट है और ये 25% और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 25 + 5 और माइनस का आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 25 × 5 बटे 100 ये होगा। तो ये तो 30 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है यही इनका डिफरेंस होगा। वो कितना होगा, 25 × 100 यानी कि 5/4%। तो बस 3840 का 5/4% निकाल दो। 3840 का 5/4% यानी कि अपान में 100। तो 4 से अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 4 नाम 36 और 4 छंग 24। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे 16, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 48। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा वाला। तो आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। तो ये 3 दिन के दौरान जो है XYZ ने कितने प्रिंट किए उसकी संख्या दर्शा रहा है। तो पूछा क्या गया है, 3 दिनों के दौरान प्रिंटर Z द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या क्या होगी, यानी कि Z का औसत निकालना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे उनकी संख्या, यानी कि इनको जोड़ लो और 3 से डिवाइड कर लो। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 8 आएगा, 6 1 7 और 1 कितना हुआ 8, 2 3 3 2 5 और बटे कितना होगा 3। 3 से काटेंगे 3 × 1 3, 3 नाम 27 और 3 18 196। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 17 का क्यूब + 7 का क्यूब बटे 17 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर माइनस के बराबर 24। तो के की वैल्यू क्या होगी। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे 24 आने का मतलब क्या है, इन दोनों का सम आ रहा है, यानी कि a + b बच रहा होगा तभी तो 24 आएगा। तो फार्मूले को देखो, बाकी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है आपका, a + b और a² + b² माइनस का ab। और अगर ऊपर a + b बच रहा है इसका मतलब है नीचे a² + b² माइनस का ab होगा पूरा। तब तो ये इससे कटेगा, तभी तो यहाँ पे a + b होगा। इसका मतलब है नीचे यहाँ पे k की जगह पे क्या होगा, ab होगा। ठीक है, तो ab का मान कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 17 है और b की वैल्यू 7 है। 17 7 कितना हुआ 119। आप मौखिक भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। देखो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/, यहाँ पे करते हैं 1/√2 होती है। बस थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके लिख दिया गया है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2/√3। cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/√2 और यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लें तो 1 + √3/√3 होगा। इसको हमने ऊपर भेज दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका √3 और यहाँ पे 2√2 और √3 + 1 लिख सकते हैं। तो √3 - 1 कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो √3 की जब अंदर इसे भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अंदर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं है, 3 - √3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 होगा और नीचे कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये तीसरा वाला करेक्ट होगा। बस इसे मॉडिफाई करना, आपको मॉडिफाई करके लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 किलोग्राम के बजाय 48 किलोग्राम का वजन उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। देखिए 36 किलोग्राम है,
ठीक है। अगर ये 12.5% की हानि पर बेचता है, 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि 8 पे 1 की हानि हुई, यानी कि 7/8 में बेचता है, तो 36 किलोग्राम की जगह पे ये माल कितना दे रहा है, 36 का 7/8 निकाल लो, तो 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, 9 से 63, 63/2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 एकन 2 और 2 पंचे 10, यानी कि 36 किलोग्राम की बजाय ये कितना दे रहा है, 31.5 ग्राम ही दे रहा है। ग्राम है तो ग्राम और किलोग्राम है तो किलोग्राम, यानी कि 36 ग्राम की जगह पे ये माल कितना दे रहा है, 31.5 ग्राम का, लेकिन ये अपने पास से कितना दे रहा है, 28 ग्राम ही, यानी कि ये 28 ग्राम की चीज पर पैसा कितना ले रहा है, 31.5 ग्राम का। आप ऐसे समझो कि 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का बांट यूज करता है, यानी कि 36 ग्राम की जो चीज है उसके लिए इसे पैसा कितना देना पड़ रहा है, इसकी जेब से कितना जा रहा है, 28 ग्राम, लेकिन ये उसी चीज को बेच कितने का रहा है, 31.5 ग्राम का। अगर रुपए में कन्वर्ट कर दो आप तो समझ सकते हो कि ये 36 रुपए की चीज को 28 में ले रहा है और बेच कितने में रहा है, 31.5 में बेच रहा है। तो कितने का इसे फायदा हो रहा है आप निकाल सकते हो, देखो कितने का, 3.5 का। ये कितने पे हुआ, 28 पे हुआ, तो 100 पे कितना होगा, तो सॉल्व कर लो भाई। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 7×5 = 35, 7 × 28, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5/2, तो 25/2 का मतलब क्या हुआ, 12.5%। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन की गई चम्मचों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पे निकालना क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या R द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो P द्वारा निर्मित चम्मच क्या है, मौखिक कर सकते हो 100, और R द्वारा निर्मित चम्मच कितने हैं, 150। इनका रेशियो निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटो तो 2 अनुपात कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, यहाँ पे 4 तो ये अलग ही दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 10 बच रहा है। 10 कब बचेगा, जब यहाँ पे A-B हो, तो A-B कब होगा, जब यहाँ पे AB होगा, तो इसका मतलब है 17 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 119। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है, महत्तम समावर्तक कितना है, 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। देखिए अगर जो HCF जो है 12 है, तो LCM जो है वो इज द पार्ट ऑफ HCF। क्या होता है, LCM इज इक्वल टू HCF × A × B, यानी कि दो संख्याओं का अलग अलग HCF के अलावा फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो HCF होगा वो, जो LCM होगा वो भी 12 से डिविजिबल होगा। तो कौन संख्या है जो 12 से डिविजिबल नहीं है, 9, 90, तो यही नहीं होगा आपका, बाकी सब हो जाएगा, 5×6 = 72, 5×3 = 84 और 12×5 = 60। समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, B, C, F तथा H द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए टोटल 4000 है, ये आप इसे मान सकते हो ये 100% है। चूंकि परसेंट का जब काम है तो वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। तो बस ये देख लो कि बी सी एफ एच में वैल्यू कितनी बन रही है। तो बी में कितनी है भाई, बी में वैल्यू कितनी है, बी में वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 27%। बी में जो वैल्यू है वो कितनी है 27%, ठीक है। बी में जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 27%। सी में वैल्यू कितनी है, सी में वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 18। तो 27 और 18 कितना हो गया 45%। फिर एफ में कितनी है 7%, तो ये कितना हो गया आपका 52%। फिर आगे एच में कितनी है 14, तो 14 और जोड़ लो इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 14 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66%। तो 66% ये हो गए, 100% में से 66% घटाओगे तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 34%। तो यही पूछा गया है कि BCFH द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो उससे कितना कम है, 66 घटा दो 100 में से, तो कितना बचेगा 34%। तो 34% इज द करेक्ट, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दौड़ का, यानी कि रेस का।
तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, एक अनिल जी हैं, एक बकुल हैं और एक चार्ल्स हैं, ठीक है। तो 1500 मीटर की रेस में जो अनिल है वो बकुल को कितने से हराता है? 150 से। इसका मतलब है अगर ये 150 ये 1500 मीटर दौड़ता है तो ये 1350 ही दौड़ पाता है, तभी तो 150 से हारेगा। फिर 1500 मीटर की रेस है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। और बकुल जो है चार्ल्स को 75 से हरा देता है। इसका मतलब है चार्ल्स कितना दौड़ पाता है? इससे 75 कम, यानी कि 1425 ही दौड़ पाता है। तो रेशियो को अगर इक्वलाइज करना है तो क्या करेंगे? जो वैल्यू यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगी और जो वैल्यू यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगी। हमें निकालना है, ये वैल्यू तो हमने इक्वली कर दी, हमें सिर्फ इनका कंपैरिजन करना है। तो बस सॉल्व कर लो भाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 15 से काटेंगे 15 नमा 135, तो 10 बचा, यहाँ पे 9। अब देखो हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं और भी काट सकते हैं इसे भी, लेकिन हमें 1500 से ही कंपैरिजन करना है तो इसे ऐसे रखते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 15000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 4 कितना हुआ? 22, हासिल लगा 2 और 9 चौक 36 और 2 कितना हुआ? 38, हासिल लगा 3 और 9 एक का 9, 3 कितना हुआ? 12, ठीक है। अब 1500 में निकालना है तो 0.1 अंक के बाद लगा दो, यानी कि अगर ये 1500 दौड़ता है तो ये कितना दौड़ पाता है? 1282.5, यानी कि कितने से हार जाता है? 270.5 से हार जाता है, ठीक है। कितनी दूरी से हराता है? 270.5 से हरा देता है। तो समझ गए, क्योंकि इधर 17 कम है और फिर 200, तो 217.5। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो टोटल अगर ये 8% की वृद्धि हो रही है, 5% की, तो टोटल वृद्धि क्या होगी? आप फार्मूला जानते होंगे कि अगर कोई चीज़ अगर पहली बार x% बढ़ाई जाती है, दोबारा y%, तो टोटल अगर वृद्धि निकालनी तो क्या होगी? x प्लस y प्लस एक्स बाई अपान 100%, ये टोटल वृद्धि होती है। बस यही फार्मूला लगेगा। तो 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5 बटे 100%, ये इतने की वृद्धि होगी। तो 8 5 कितना हुआ? 13, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? इसे सॉल्व कर लें तो 20, और ये कितना हो जाएगा? 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 0.4 ये होगा। तो कितना आ जाएगा? 13.4%। क्लियर? तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आप इसे मौखिक भी कर सकते हो। देखो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपान 100 होगा। तो x वाई जोड़ के देखो कितना बन गया? 13, यानी कि इससे ऊपर तो होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि x वाई उतना बना नहीं पाएगा। तो मौखिक ही लगा सकते थे कि यही वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है? देखिए, अगर संख्या x की पावर n-1 के टर्म में है और n जो है वो विषम है, n जो है वो विषम है, तो इसका एक फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है? x-1 होता है। यहाँ पे a समझ सकते हो कि अगर संख्या x की पावर n माइनस a की पावर n के टर्म में हो तो इसका एक कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होता है? x-a होता है। तो x-a का मतलब क्या होगा? 49-1 इसका एक कॉमन फैक्टर होगा। 49-1 मतलब 48। तो कौन संख्या 48 से कटती है? ये वाली जो 8 है वो 48 को काट देता है, तो ये इसका एक भाजक होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सम होगा तो x प्लस a से भी कटेगी और x माइनस a से भी कटेगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई संख्या x³ -1 के टर्म में है तो x-1 से ही तो कट पाएगी ये, और अगर x² -1 हो तो ये x प्लस 1 से भी कटता है और x-1 से भी कटता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं सारी आपको पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है। भुजा PR की लंबाई 17 इकाई है, आधार QR की लंबाई 8 इकाई है और भुजा PQ की लंबाई 15 इकाई है, और RPQ बराबर अल्फा है। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये इस तरीके से फिगर बना, PQR, ठीक है, Q पर समकोण है, ठीक है। PR की लंबाई 17 है, आधार कितना है? 8 है और ये कितना है? 15। बोला गया है RPQ,
आर पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल अल्फा है। अगर अल्फा ये वाला एंगल है तो अगर इसको हम अपना एक प्राइम एंगल मानेंगे, इसके सापेक्ष अगर हम वैल्यू निकालें तो इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी, और ये वाली भुजा आधार होगी। तो इसी के सापेक्ष निकाल रहा है। साइन अल्फा बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका क्या होगा 8 और कर्ण क्या होगा 17। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू हो गई। कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका क्या होगा 15 इसके रिस्पेक्ट में, और कर्ण कितना है 17। तो 15 और 8 कितना हुआ आपका 23 बटे 17। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है दो वृत्तों की परिधियां क्रमशः कितनी है, 198 और 352 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर परिधियां ये दी हुई हैं तो परिधियों का अंतर क्या होगा, 2 पाई तो कॉमन हो जाएगा, R1 माइनस R2 होगा। तो इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा आपका भाई, यहाँ पे 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पे 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, और 154। तो 2 पाई का मतलब इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि दो वृत्तों की परिधियों का अंतर कितना होगा 44 बटे 7 R1 माइनस R2, और ये कितना दिया है 154। तो 11 से काट दो, 11 चौक 44, 11 एक 11, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और यहाँ पे 7। तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हुआ 49 बटे 2। तो 49 बटे 2 का मतलब 24.5, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की विमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे की कितनी गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमेशा याद रखो कि अगर कोई 3D फिगर से कोई दूसरा 3D फिगर अगर आपको बनाना है तो उनकी आयतन को डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। उनका आयतन एक दूसरे के बराबर होगा। इसका मतलब है इसके आयतन को इसके आयतन से अगर डिवाइड कर दें तो जो गोलों की संख्या है वो आ जाए, क्योंकि इन दोनों के आयतन तो एक्चुअल में बराबर होंगे। तो इसका आयतन क्या होगा, आयताकार अगर ठोस है तो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 88 इंटू 63 इंटू 42। और गोला है, इसकी अगर डायमीटर ये 8.4 है तो रेडियस कितनी होगी 4.2। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4 बटे 3, पाई की वैल्यू कितनी 22 बटे 7, आर क्यूब यानी कि 4.2 4.2 4.2। तो पॉइंट इसका सभी का हटा दो आप, और ऊपर क्या हो जाएंगे 3 जीरो आपके बढ़ जाएंगे। 42 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 7 या 21 दूना कितना हुआ 42 हुआ, ठीक है। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 44, और ये 22 से काटो, 22 दूनी कितना होगा आपका 22 दूनी कितना हुआ 44, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 ये हुआ, ठीक है। और फिर ये किससे कटेगा, अभी यहाँ पे 42 से बचा हुआ है। तो 7 नाम 63 और 7 छंग 42, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये कितना हुआ 500। तो 9 पचे 45, 4500 को अगर 6 से काटो तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, यानी कितना हो जाएगा 750। सिर्फ कैलकुलेशन है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि x, y और z तीन संख्याएं समानुपात में है तो इसका मतलब क्या हुआ, x का y से वही अनुपात होगा जो y का z से होगा। तो y क्या है, मध्य में पड़ता है, यानी कि मध्यानुपाती होगा। तो इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा y स्क्वायर बराबर xz, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी √xz, यानी कि मध्यानुपाती अगर निकालना है तो इन दोनों का अंडर रूट ले लो। तो अंडर रूट के बाहर 169 आएगा तो कितना होगा 13, और 144 आएगा तो कितना होगा 12। 13 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, यहाँ पे 2018-2019 के दौरान प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं दी गई हैं। तो आपको निकालना क्या, दोनों वर्ष में पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो दोनों वर्षों में पहली शाखा ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी है। ये 5-5 के डिफरेंस पे सभी दी हुई है। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है आपकी 80, और ये वैल्यू कितनी है 105। तो ये 80 प्लस 105 कितना हो गया 185 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे देखो आप, ये वैल्यू कितनी है आपकी, इसका मान कितना है 85, और इसका मान आपका कितना है
चौथी वाले में इसका मान है कितना 85 और इसका मान कितना है 95, तो ये कितना हो गया 180। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 7 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 7 35 और यहाँ पे 5 3 15, 5 6 30। ये आपका करेक्ट आएगा आंसर। बाकी इसके जो ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्त एक दूसरे को बाहता P पर छूते हैं, ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, ए और बी स्पर्श बिंदु हैं और कोण पी ए बी बराबर 40 है, तो कोण ए बी पी बराबर क्या होगा। तो इस तरीके से आप देखो, ये दो आपके सर्किल हैं, ठीक है, ये इसकी अनुस्पर्शी है जो कि ए और बी पर काटती है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है वो पी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कोण पी ए बी यानी कि ये वाला 40 दिया है, तो अगर पूरा जो अगर हम एंगल देखें तो वो 180 डिग्री का होता है, तो 90 ये हो गया, इसका मतलब इन दोनों का सम 90 होगा। तो ये अगर 40 है तो ये कितना होगा 50। आप मौखिक इसका आंसर लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण कितना है 60 डिग्री है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। ये एक सर्किल है, ठीक है, और इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा, ये जीवा है, ठीक है, ए और बी, इस पर बनाया गया एंगल कितना है 60 डिग्री और ये रेडियस है 10 और 10, तो 60 डिग्री अगर ये हो गया, आप देखो समान भुजाओं के जो सामने एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो 60 अगर ये हो गया तो 120 बचे दोनों और वो बराबर होंगे, तो ये भी 60 के होंगे। इसका मतलब है ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी या ये भी भुजा उतनी होगी, यानी कि ये कौन सा एंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। तो 10 ये है 10 ये है, तो ये भी क्या होगा 10 ही होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना है, AB बराबर है 12 सेंटीमीटर, AC बराबर है 10 सेंटीमीटर, कोण BAC बराबर 60 है, तो भुजा BC की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको साइड निकालनी है तो वहाँ पे कौन सा रूल लगाते हैं, कोसाइन रूल लगाते हैं। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, अगर हम cos 60 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, ये वाली जो साइड है कितना हुआ 144, प्लस इसका स्क्वायर 100 माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर और बटे में 2 इंटू ये वाली भुजाओं का गुणनफल 12 इंटू 10। तो ये cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 हुआ, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 हुआ और ये कितना हुआ 244 माइनस BC स्क्वायर और यहाँ पे कितना हुआ 240, तो इससे काटेंगे तो कितना हुआ 120, तो 120 बराबर 244 माइनस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 124। तो अगर अंडर रूट लें तो BC बराबर अंडर रूट 124, तो 124 के आसपास सोचो, 11 का वर्ग क्या होता है 121 होता है, तो इसका मतलब है 11 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप इसे सॉल्व करके भी लगा सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वैल्यू पुट करो। आप थीटा बराबर 45 रख दो, जहाँ पे 10 का केस होगा वहाँ पे आप हमेशा 45 से आपका काम चल जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1, कॉट 45 की वैल्यू कितनी 1, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 4 यानी कितना होगा -2। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अब ये क्लास रेगुलर बेसिस पे आपकी चलती रहेंगी। उसके अलावा CHSL के भी जितने प्रीवियस सेट हैं वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे और उसके अलावा टॉपिक वाइज मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।